हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आज हमारा जो टॉपिक है वह है बीएससी प्रथम सेमेस्टर बॉटनी सब्जेक्ट से। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या फिर आईपीआर, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। हिंदी में इसे बौद्धिक संपदा के अधिकार के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कोई खोज करता है या कोई किसी तरह की कोई उपलब्धि उसे किसी क्षेत्र में प्राप्त होती है, तो वह उसी के नाम से जानी जाए और सर्टिफाइड हो, ऐसा सुनिश्चित करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कार्य होता है। इसमें कोई व्यक्ति अपने निजी प्रयासों के द्वारा किसी विशेष तरह की आविष्कार को लेकर के आता है या किसी तरह की विशेष तरह की रचना को लेकर के आता है हमारे सामने, और यह दायित्व बनता है समाज का कि वह जो आविष्कार है, जो उसकी रचना है, वह उसी के नाम से जानी जाए। किंतु कुछ लोग स्वार्थवश क्या करते हैं, उसे अपने नाम से प्रचारित करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। और इस हेतु बौद्धिक संपदा के अधिकार प्रदान करना भी आवश्यक है। आगे इसी में हम देखते हैं बौद्धिक संपदा के अधिकार किस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अधिकार क्षेत्र, मुख्य रूप से जिसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन, पेटेंट वगैरह कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी एक कंपनी का कोई ट्रेडमार्क होता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होता है ना। पेटेंट उसी की लाइसेंसिंग को ही कहा जाता है। तो ये सब तरीके हैं किसी भी प्रकार के खोज, आविष्कार या रचना को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करने की। ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो हमारा अगला सब टॉपिक है वह है हिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, यानी कि बौद्धिक संपदा के अधिकार भारत में कब से शुरू हुए और इस हेतु कब से कार्य करना शुरू किया गया। तो इसमें शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की बात है। 1856 में जॉर्ज एल्फ्रेड डे पेनिंग नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, जिन्होंने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि उन्हें उनकी जो रचना है उसके लिए पेटेंट प्राप्त हो। तो यह पहला प्रयास था इस तरह का। और इसमें इन्होंने क्या किया था कि कॉपीराइट प्राप्त किया था अपने रचना हेतु, और इसके अंतर्गत ये प्रावधान था कि उनकी जो पुस्तक थी वह पूरे उनके जीवन काल में और उनकी मृत्यु के 7 वर्ष के पश्चात भी उनके नाम से ही कॉपीराइट रहेगी, और उससे संबंधित किसी भी रचना को कोई अन्य व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकता, अपने नाम से प्रचारित या फिर प्रकाशित नहीं कर सकता। तो ये पहला प्रयास था। इसके पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत सरकार ने इस पर कई प्रयास लेकर के आए, और उसमें देखिए 1949 में लाहौर हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश डॉक्टर बख्शी टेकचंद थे, उनकी अध्यक्षता में पेटेंट अधिनियम की समीक्षा हुई और बाद में एक समिति का गठन भी किया गया। और इसके बाद इससे संबंधित कानून भी लाया गया। 1940 के पूर्व ऐसा कोई कानून नहीं था, लेकिन उसके पश्चात कानून लाया गया 1950 के पश्चात, और उसी के फलस्वरूप हमें ये विशेष तरह की जो श्रेणियां हैं बौद्धिक संपदा अधिकार की, वो देखने को मिलती है। आप इसमें देख सकते हैं, पहली जो श्रेणी है वह है वैज्ञानिक खोज की, दूसरी श्रेणी है औद्योगिक डिज़ाइन की, तीसरी है ट्रेडमार्क या व्यापार चिन्ह की, चौथी साहित्य लेखन या कला, और पांचवी है आपकी कलात्मक कार्य। वैज्ञानिक खोज में वे सभी खोज आ जाएंगे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किए गए आविष्कार हैं, खोज हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो या फिर मेडिकल के क्षेत्र में हो या फिर अन्य किसी वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित खोज हो, वह सभी वैज्ञानिक खोज कहलाएंगी। औद्योगिक डिज़ाइन में वह सारी
मशीनी वस्तुएं जो कि हमारे उद्योग से संबंधित हैं। जैसे कि यदि हमने किसी विशेष तरह की पेपर बनाने वाली कोई विशेष मशीन का क्या कर दिया है, आविष्कार कर दिया है, बनाया है हमने, तो वह सब उदाहरण हो जाएगा औद्योगिक डिज़ाइन का। इसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति अपने विशेष तरह की कार डिज़ाइन करता है, तो कार डिज़ाइनिंग जो उसने की है स्वयं से, वह भी औद्योगिक डिज़ाइन के अंतर्गत ही आएगी। ट्रेडमार्क और व्यापार चिन्ह, यह एक प्रकार का चिन्ह होता है जो किसी व्यापारी के विशेष प्रकार की वस्तु के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी रजिस्ट्रेशन होती है प्रॉपर। और ट्रेडमार्क जो होता है वह उस व्यापार का एक सिंबल होता है, प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे आपने सुजुकी मारुति का एक ट्रेडमार्क देखा होगा, वो एस करके लिखा होता है गाड़ियों के आगे। इसी तरीके से टाटा कंपनी की गाड़ी के आगे टी लिखा हुआ होता है विशेष लिपि के द्वारा। और इसी तरीके से और भी कई उत्पाद होते हैं जिनके नाम विशेष लिपि में लिखे जाते हैं। तो वह जो विशेष प्रकार की डिज़ाइनिंग होती है किसी वस्तु के नाम की, वह एक्चुअली में उसका ट्रेडमार्क कहलाता है और इसकी एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन भी होती है। ठीक है। और इसके बाद है साहित्य लेखन, राइटिंग वर्क। लेखन वर्क में भी जैसे किसी व्यक्ति ने कोई किताब लिखी है, वह किताब लिखने के बाद फिर क्या कर दिया, उसकी पब्लिशिंग कर दिया है। पब्लिश करने के बाद फिर कोई अगला व्यक्ति पढ़ता है और उसे दोबारा से कॉपी करके क्या कर देता है, अपने नाम से फिर प्रकाशित कर देता है। यह सर्वथा फिर से गलत होगा। तो फिर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उस पूरी बुक की जो ओरिजिनल राइटर ने लिखी थी, उस बुक की ही क्या कर दी जाएगी, कॉपीराइट कर दी जाएगी, ताकि कोई अन्य व्यक्ति बिना उनके परमिशन के या फिर बिना उनके ऑथोराइज्ड अनुमति के उसका दोबारा से प्रकाशन ना कर सके। एटलीस्ट उसे जो भी उसे दोबारा से रीप्रिंट करेगा या दोबारा से अपने नाम से यदि प्रकाशित करना चाहता है तो उसे परमिशन लेनी होगी और अपने जो भी रचना है उसमें उसको रेफरेंस के तौर पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है। 5वीं है कलात्मक कार्य, आर्टिस्टिक वर्क। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग आपने सुनी होगी, फेमस पेंटिंग है और इसकी कई प्रकार से कई लोगों ने कॉपी बनाई। आप ओरिजिनल और डुप्लीकेट में अंतर नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा कॉपीज़ उसकी बन चुकी हैं। अब जो ओरिजिनल पेंटिंग थी लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा की पेंटिंग, वह उसकी कॉपीराइट भी, उसकी भी रजिस्ट्रेशन, उसका भी आईपीआर करना आवश्यक था, जिसे बाद में किया गया। ठीक है। इसके पश्चात आप देखिए कि आईपीआर के कितने प्रकार हैं, वह इस लेआउट में आप देख सकते हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत कॉपीराइट्स आते हैं, पेटेंट आते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आते हैं, ट्रेडमार्क, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसे हम जीआई टैग के नाम से भी जानते हैं, और कुछ ट्रेड सीक्रेट्स भी होते हैं। ठीक है। इसके पश्चात हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ एक्ट्स हैं भारत सरकार ने जिसे लेकर के आए हैं, उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चार्ट में। कॉपीराइट एक्ट 1957 जो कि 1983, 1984, 92, 94 और 99 में दोबारा संशोधित किया गया। तो ये जो कॉपीराइट एक्ट था वो किताबों के लेखन से संबंधित था और यह उच्च शिक्षा विभाग जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत आप लोग सभी अध्ययन कर रहे हैं, वह इसके अंतर्गत लाया गया था। चूँकि किताबें कई लेखक, कई प्रोफेसर्स, कई राइटर्स लिखते हैं जो कि आपको विभिन्न प्रकार से हेल्प करते हैं अलग अलग विषयों की जानकारी देने में, किंतु कुछ लेखक क्या करते हैं, दूसरे की खोज की, दूसरे की रचना की, विचारों की चोरी करके स्वयं प्रकाशित कर देते हैं। तो उसकी सुरक्षा हेतु इस प्रकार से कॉपीराइट एक्ट लाया गया था। इसी प्रकार से पेटेंट एक्ट है 1970 का, जिसे 1999 में फिर से संशोधित किया गया। पेटेंट एक्ट में भी उसी तरीके से औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अंतर्गत इसे लाया गया था और इसलिए लाया गया क्योंकि इसे कुछ विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी या इन्वेंशन यदि कोई करता है तो उसे
प्रोत्साहित करना और बाकी कोई अन्य व्यक्ति उसकी कॉपी करके स्वयं उस पर अधिकार ना बता सके, इसकी सुरक्षा प्रदान करने हेतु पेटेंट एक्ट 1970 लाया गया था। यदि कोई खोज करता है टेक्नोलॉजी से संबंधित या अन्य किसी से संबंधित, तो वह सब इसके अंतर्गत आता है। जैसे अभी हमारे यहाँ कोविड की वैक्सीन का कोविड के दौरान लाया गया था, जिसे तुरंत ही भारत सरकार द्वारा क्या किया गया, उस कंपनी को पेटेंट करवाया गया ताकि अन्य कोई देश क्या ना कर सके, उस पर अपना एकाधिकार ना बता सके। इसी प्रकार से डिज़ाइन एक्ट आया 2000 सन 2000 में। यह भी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के द्वारा था। मान लीजिए कोई कंपनी है, वह विशेष तरह की डिज़ाइन बनाती है, और डिज़ाइन मीन्स मान लीजिए कार की डिज़ाइन बनाती है, ठीक है, एक तरह की कार की डिज़ाइन बनाई है, तो जब तक आप उस डिज़ाइन में थोड़ा बहुत भी अल्टरेशन नहीं करते हैं, आप एकदम एग्जैक्टली वही डिज़ाइन किसी कंपनी को आप ये नहीं बोल सकते कि ये कंपनी और ये कंपनी दोनों ने सेम डिज़ाइन प्रोड्यूस किया है। डिज़ाइन देखने में सेम लगेगा पर उसके कुछ फीचर्स अलग ही होंगे। आप सेम टू सेम वही डिज़ाइन नहीं देख सकते हैं। तो ये सब भी डिज़ाइन की रजिस्ट्रेशन की जो विधि थी उसके अंतर्गत सन 2000 में इसकी जो प्रणाली थी डिज़ाइन के रजिस्ट्रेशन की, IPR की, वह लेकर के आई गई, और यह भी औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के द्वारा था। ट्रेडमार्क एक्ट 1990, आपने जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कई प्रकार की जो कंपनीज होती हैं वह अपने नाम को विशेष प्रकार की लिपि के द्वारा प्रचारित करती हैं कि यह हमारा ट्रेडमार्क है, और हमारा ट्रेडमार्क देख कर के ही आप क्या करें, हमारा कोई भी सामान खरीदें, अन्यथा कोई डुप्लीकेट आपको बेच सकता है। तो फिर ये भी एक तरीका था कि अपने उत्पाद या फिर प्रोडक्ट को सुरक्षित तरीके से लोगों तक पहुंचा पाने का। इसके बाद फिर पादप नस्ल संरक्षण एवं कृषक एक्ट 2001, इसमें कृषि एवं सहकारिता विभाग इसके अंदर संबंधित था। और इसमें क्या था कि कुछ हम जैसे हाइब्रिड्स तैयार करते हैं, किसी राज्य ने मान लीजिए कोई हाइब्रिड तैयार किया है, तो कोई दूसरा राज्य भारत का ही अगर ऐसा क्लेम करता है कि नहीं, यह हाइब्रिड हमारे KVK के अंदर बना है, ये जो अलग राज्य है उसके अंतर्गत नहीं बना है, तो इसके लिए भी सुरक्षा प्रदान करना और उस हाइब्रिड को उसके जो उत्पादक KVK राज्य KVK था, उसके अंतर्गत उसको रजिस्ट्रेशन प्रदान करना और उसे एकाधिकार कॉपीराइट प्रदान करना इसका उद्देश्य था। इसके बाद फिर आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा इसे लाया गया। तो क्या होता है, जैसे हमारा जो भारत है वह बहुत बड़ा बायो जियोग्राफिकल एरिया है, और इसे कई जोन्स में बांटा गया है, और हर एक जोन की अपनी अपनी विशेष प्रकार की फ्लोरा और फाउना होती है, विशेष तरह की पादप और पशु वहाँ पाए जाते हैं, और ये वहाँ की संपदा होती है और वह दूसरे जगह नहीं पाई जाती। मान लीजिए कि ऊँट पाया जाता है राजस्थान में, और आसाम वाले क्या करना चाहते हैं, ऊँट को अपने राज्य का पशु बता करके उस पर एकाधिकार पाना चाहते हैं। तो यह संभव नहीं है, आसाम में ऊँट नहीं मिलते नॉर्मली। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उन पर सुरक्षा प्रदान करना और उन पर एकाधिकार प्रदान करना राज्यों को और राज्य वन विभाग को, तो यह सब प्रदान करने की जो अनुमति थी या फिर जो प्रक्रिया थी वह बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत आ गई है, ठीक है, जो कि 2002 में लाई गई। ठीक है, तो ये सब कुछ एक्ट्स थे। और इसके बाद फिर देखिए कॉपीराइट एक्ट जो आप 1957 में देखते हैं, तो इसमें भी देखिए कुछ जो लेखक होते हैं वो विशेष तरह की कुछ लेख ले करके आते हैं और उसे प्रकाशित करते हैं। बाद में कोई दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसके जो मूलभूत विषय वस्तु है उसको ही चोरी करके स्वयं प्रकाशित कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें सीधे सीधा क्या हुआ, रचना की चोरी हो गई, जो कि सर्वथा गलत है। अब इसमें लेखक क्या करेंगे, अपने नाम से अपने जो प्रकाशन है उसे
कॉपीराइट करवा देंगे यदि, तो फिर जो अगला व्यक्ति जो नकल कर रहा है उसे क्या करना पड़ेगा, या तो रेफरेंस लेकर के मूलभूत लेखक की रचनाओं को प्रकाशित कर पाएगा, या फिर उनके परमिशन के बिना उसे दोबारा रीप्रिंट या दोबारा रीपब्लिश नहीं कर पाएगा, जो कि उनके रचनाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। कॉपीराइट एक्ट की कुछ शर्तें हैं। देखिए, इसमें जो पहली शर्त होगी वह यह होगी कि यदि पुस्तक किसी लेखक के द्वारा लिखी गई है एवं उसकी मृत्यु के पहले प्रकाशित हो जाती है, तब वह पुस्तक लेखक की मृत्यु के 60 वर्षों तक कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत संरक्षित रहेगी। मीन्स क्या होगा, लेखक ने लिख ली है पुस्तक, उसे प्रकाशित कर दी है मृत्यु के पहले, तो फिर वह मृत्यु के 60 वर्षों तक कॉपीराइट रहेगी। इसके बाद दूसरा जो टर्म्स और कंडीशन है कॉपीराइट एक्ट में वह है, यदि लेखक की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित होती है पुस्तक, तब भी वह उस एक्ट के अंतर्गत आएगी और 60 वर्षों तक संरक्षित मानी जाएगी। और तीसरा जो कंडीशन है वह है कि किसी संस्थान या संगठन के द्वारा यदि प्रकाशित की जाती है पुस्तक, तो वह भी एक्ट के अंतर्गत आएगी और 60 वर्षों तक संरक्षित रखी जाएगी। यानी कि सपोज कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाती है किसी लेखक की प्रकाशन के दौरान या प्रकाशन के पहले, तो वैसे कंडीशन में 60 वर्षों तक, मीन्स मृत्यु के 60 वर्षों तक भी उसको क्या मिलेगा, पूरी तरीके से कॉपीराइट एक्ट का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ये जो संबंधित पीडीएफ है मैं आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग इसे देख करके एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट में, और आई होपफुली आपको हेल्प होगी, क्योंकि नेक्स्ट मुझे लगता है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक हैं। और आप इस वीडियो को सुनिए और इसके जो पीडीएफ है उसको एक बार ज़रूर आप रीड कर लीजिएगा, और यदि कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।